सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम हमारा चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी का तीसरा अध्याय जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस अध्याय का हमारा 5वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो मनुष्य के अंदर नर होते हैं उनके सभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो इसीलिए आप उसको जाकर देख लीजिए। आज इस सिस्टम में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनतंत्र के बारे में। और इसमें स्पेशली हम बात करेंगे किसकी, उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम ओवरी या अंडाशय बोलते हैं। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे पहली बात जो आपको जानना है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनतंत्र। अब जो मादा जनतंत्र है इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक जननांग। अब फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, यहां पर याद रखिएगा, उनका एक जोड़ी अंडाशय जिसको इंग्लिश में ओवरीज बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि जहां पर ईएस आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, बहुवचन, यानी कि ओवरीज आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 ओवरी प्रेजेंट हो गए एक फीमेल के अंदर। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये एक फीमेल का बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर की संरचना, एक इस साइड और एक इस साइड। इसी रेड कलर की संरचना को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं या अंडाशय हिंदी में बोला जाता है। तो याद रखिएगा मनुष्यों में फीमेल्स के अंदर जो ओवरी होता है वो कैसा होता है, एक जोड़ी होता है, यानी कि 2 ओवरी पाए जाते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। अब बात करते हैं इसके बारे में कि ओवरी होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसके आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जो ओवरी होता है वो कैसा होता है, बादाम के आकार का और सफेद रंग का होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैसा होता है, ये बादाम के आकार का होता है। वैसे यहाँ पर रेड कलर का दिखाया गया है पर ये होता कैसा है, जनरली ये सफेद कलर के होते हैं, व्हाइट कलर का होता है। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, जो ओवरी या अंडाशय होता है फीमेल्स के अंदर वो बादाम के आकार का और सफेद रंग का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह उदर गुहा में किडनी के पीछे पेल्विस राइजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विस राइजन को बोलते हैं श्रोणि भाग, यानी कि मनुष्यों में जो श्रोणि भाग होता है वहां पर उनका जो किडनी प्रेजेंट होता है, यानी कि गुर्दा जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके पीछे कौन प्रेजेंट होता है, ये ओवरी या अंडाशय प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्या, कि प्रत्येक अंडाशय मीजोवेरियम के दोहरे आवरण से ढका होता है। अब यहाँ पर आप देखिए इस फिगर में, तो ये क्या किया गया है, ये जो अंडाशय या ओवरी यहाँ पर दिखाया गया है इसको यहाँ पर काफी बड़ा करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसके चारों तरफ एक लेयर दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्लैक कलर का लेयर है इसको हम बोलते हैं क्या, मीजोवेरियम, जो कि द्विस्तरीय होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि अंडाशय मीजोवेरियम के दोहरे आवरण से ढका होता है। तो मीजोवेरियम का ये दोहरा आवरण है जिसे मीजोवेरियम कहते हैं, जिससे अंडाशय ढका रहता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे तो इसका आकार क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक अंडाशय यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में जो अंडाशय या ओवरी मिल रहे हैं इनका आकार होता है, ये 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 1 सेंटीमीटर कैसी होती है, मोटी होती है। तो ये 3 आप लोग मेजरमेंट याद रखेंगे, कौन कौन सी, 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। कौन, फीमेल्स के अंदर जो ओवरी या अंडाशय मिल रही है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखें तो प्रत्येक अंडाशय ओवेरियन लिगामेंट द्वारा गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा होता है। यानी कि आप यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा संरचना क्या है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। तो ये गर्भाशय है। अब इस गर्भाशय का जो आउटर आपको लेयर दिख रहा होगा, ये जो भित्ति दिख रही है, यहाँ पर आपको ये अंडाशय दिख रहा होगा। तो ये अंडाशय इस ब्लैक सी संरचना द्वारा क्या है, इस गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये जो संरचना यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट साइड में दिख रही है, इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। इसी के द्वारा ये अंडाशय इस गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा होता है। तो ये सारी बातें आपको अंडाशय के बारे में याद रखनी है, जो कि इसका आउटर स्ट्रक्चर के बारे में थी। अब आइए बात करते हैं इसके अंदर की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से यहाँ पर चीजें प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो अगर मैं इस अंडाशय को आप देखें तो इस अंडाशय में सबसे पहले तो आपको मीजोवेरियम पता ही चल गया कि इसके अंदर, इसके चारों तरफ दोहरा आवरण होता है, एक लेयर होता है जिसको मीजोवेरियम बोलते हैं। अब इस मीजोवेरियम के ठीक नीचे जो आपको रेड कलर का ये लेयर दिख रहा है, ये लाल कलर का जो स्तर दिख रहा है चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं जनन उपकला। क्या बोलते हैं, जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जो जनन उपकला है इससे कुछ कोशिकाएं निकलती हैं जो आगे जाकर के किसका निर्माण करेंगी, फीमेल गैमेट, जिसको हम अंड बोलते हैं या ओवा बोलते हैं। तो ये कैसे होगा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, युग्मक जनन, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। और उस गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन जो कि मेल्स के अंदर होता है, और oogenesis यानी कि अंड जनन जो कि फीमेल के अंदर होता है, दोनों को हम डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग एक आउटर बोल सकते हैं, एक ओवरव्यू ले लीजिए कि किस तरीके से इसके अंदर का पूरा प्रोसेस होता है। तो होता क्या है कि ये जो जनन उपकला का लेयर मिल रहा है इस मेजोवेरियम के नीचे, इससे कुछ कोशिकाएं निकलती हैं। तो ये जो कोशिकाएं यहाँ पर दिख रही हैं आपको, इन कोशिकाओं को बोला जाता है मादा जनन कोशिका। क्या बोला जाता है, मादा जनन कोशिका या फीमेल जर्म सेल। अब ये जो फीमेल जर्म सेल है
इनमें से कुछ कोशिकाएं लगातार विभाजन करेंगी। क्या करेंगी? लगातार विभाजन करेंगी, जिससे ढेर सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिनमें से बीच की एक कोशिका जो ये ब्लैक कलर की दिख रही है ये बड़ी हो जाती है। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका जनन उपकला है इससे कुछ कोशिकाएं निकलेंगी, इनमें से कुछ कोशिका लगातार विभाजन करेगी, जिससे ढेर सारे कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, और इन ढेर सारी कोशिकाओं के समूह में से कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। तो ये जो आकार में बड़ी हुई कोशिका है इसको हम बोलते हैं अंडजनक कोशिका। अभी जो अंडजनक कोशिका है इसके चारों तरफ आपको ब्लू कलर की छोटी छोटी कोशिकाएं दिखती हैं। इन ब्लू कलर की छोटी छोटी कोशिकाओं को हम पुटका कोशिका बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, नीले कलर की ये पुटका कोशिकाएं हैं। अब ये जो पुटका कोशिकाएं हैं इनके बीच में ये ब्लैक कलर की अंडजनक कोशिका है, और इस पूरी संरचना को, ये जो पूरा संरचना आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुटका। तो इस तरीके से प्राथमिक पुटका का निर्माण होता है। अब ये प्राथमिक पुटका आगे जाकर के द्वितीय पुटका का निर्माण करती है। अब ये जो द्वितीय पुटका है ये कैसे बना? तो होता क्या है, ये जो प्राथमिक पुटका है इसके ऊपर, इसके बीच में जो अंडजनक कोशिका है इसके चारों तरफ जो पाई जा रही पुटका कोशिका है उनके ऊपर और संघनित लेयर चढ़ जाता है किसका? पुटका कोशिकाओं का, जिसकी वजह से द्वितीय पुटका कोशिकाओं का निर्माण होता है। और देन किसका निर्माण होगा? तृतीय पुटका कोशिकाओं का, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तृतीय पुटका। अब इसमें क्या हुआ, इसमें और ज्यादा क्या होगा, ये जो पुटका कोशिकाएं थी और ज्यादा सघन हो गई, और इनके बीच में ये जो आपका बोल सकते हैं अंडजनक कोशिका है ये यहाँ पर मौजूद है। अब तृतीय पुटका से फाइनली आपका बन जाएगा ग्राफियन फोलिकल, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन पुटका। तो यहाँ पर आपका फाइनली क्या बन गया है? ग्राफियन पुटका या ग्राफियन फोलिकल। अभी जो ग्राफियन फोलिकल है इसके बारे में आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो ग्राफियन फोलिकल है यह केवल स्तनधारियों के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी कि जो पूरा एनिमल किंगडम है या जंतु जगत है उसमें जो मैमल्स या स्तनधारी होते हैं उन्हीं के अंदर केवल ग्राफिन फोलिकल देखने को मिलता है, और किसी के अंदर आपको ग्राफिन फोलिकल देखने को नहीं मिलेगा। अब ग्राफिन फोलिकल के बनने के बाद इसका क्या होगा? अंडोत्सर्ग होगा, यानी कि जब बोल सकते हैं फीमेल अपने प्यूबर्टी के एज में आ जाएगी, यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाएगी, तब इसके ग्राफिन फोलिकल से अंडोत्सर्ग होगा, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, और ये अंड कोशिका जो है ये बाहर निकल आएगी, और इससे एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम, जो कि पीले कलर की होती है। क्या होती है? पीले कलर की होती है। इसे हिंदी में पीत पिंडक भी बोला जाता है। इस तरीके से एक बोल सकते हैं फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या ओवरी होता है इसके अंदर ही सारी संरचनाएं होती हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पूरा स्पेस है, पूरा खाली जगह जो दिख रहा होगा इस अंडाशय के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा होता है ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं मेडुलरी स्ट्रोमा और दूसरा होता है क्या? कॉर्टिकल स्ट्रोमा। अब याद रखिएगा ये जो आपको साइड साइड में दिख रहा है पूरा खाली जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल स्ट्रोमा। कॉर्टिकल को बोलते हैं वल्कटीय स्ट्रोमा। अब ये कैसा होता है? तो याद रखिएगा इस अंडाशय के चारों तरफ ये कैसा होता है? ढीला होता है, यानी कि जो ढीला वाला भाग होता है अंडाशय का चारों तरफ उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल स्ट्रोमा। और मेडुलरी को स्ट्रोमा को बोलते हैं मध्यांश, यानी कि मध्यांश क्या होता है? इसके बीच का पोर्शन जो कि काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है अंडाशय के अंदर। अब याद रखिएगा ये जो ग्राफिन फोलिकल बना है इसके अंदर जो अंडजनक कोशिका मिल रही है, इस अंडजनक कोशिका में होने वाला है क्या? विभाजन। विभाजन के थ्रू क्या बनता है? प्राथमिक अंडजनक कोशिका बनती है। फिर प्राथमिक अंडजनक कोशिका के बाद उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो कि 2 स्टेप में होता है, आपको मालूम है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम में क्या होता है? इससे द्वितीय अंडजनक कोशिका बनती है, और जब अर्धसूत्री सेकंड हो जाता है तो फाइनली आपका क्या बन जाता है? अंडाणु या ओवम बन जाता है, जो कि इसके डैमेज होने से यानी कि रप्चर होने से जब इसका अंडोत्सर्ग होगा तो वह अंडाणु बाहर निकल जाएगा। कहां पर चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस होती है, और जो आपका डैमेज ग्राफिन फोलिकल होगा वो आगे जाकर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेता है। अब याद रखिएगा ये सारी प्रक्रियाएं जो यहाँ पर घटित हो रही है अंडाशय के अंदर, इनका नियंत्रण कौन रखता है? तो इनका नियंत्रण फीमेल के अंदर हार्मोन्स रखते हैं। अब वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु हो जाती है लड़की, तो उसके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वहां से GnRH हार्मोन्स निकलता है, जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अब ये जो GnRH हार्मोन्स है ये जाएगा इनके अग्रपीयूष ग्रंथ के पास। अग्रपीयूष ग्रंथ के पास जाने के बाद ये 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन? अग्रपीयूष ग्रंथ। पहला होता है LH हार्मोन्स, दूसरा होता है FSH हार्मोन्स। अब ये दोनों हार्मोन्स कहां पर जाएंगे? जिनमें से जो FSH हार्मोन्स है ये जाता है ग्राफिन फोलिकल के पास। ये जो ग्राफिन फोलिकल बना है इसके पास जाएगा। इस ग्राफिन फोलिकल को ये प्रेरित करेगा कि आप क्या निकालिए? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव कीजिए। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव करेगा तो इसके अंदर से जो अंडजनक कोशिका है ये क्या होगी? निकल जाएगी बाहर, यानी कि इसमें विभाजन होना शुरू हो जाएगा, और यह अंडाणु को निर्माण कर लेगी, और अंडाणु इससे बाहर निकल जाएगा अंडोत्सर्ग प्रोसेस द्वारा। और जो आपका LH हार्मोन्स है वो जाकर प्रेरित करेगा इस कार्पस ल्यूटियम को, जो कि किससे बना हुआ है? इस ग्राफिन पुटका से।
तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से सारी बोल सकते हैं हार्मोनल एक्टिविटी इस अंडाशय के अंदर कंप्लीट होती है। अब आइए बात करते हैं हम इसकी अंडवाहिनी या जिसको हम बोलते हैं डिंबवाहिनी, इसी को इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोला जाता है। तो ये क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि यह एक जोड़ी होता है और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम बनाया गया है जिसमें आपको अंडाशय या ओवरी दिख रहा है और मैंने आपको इसको बता दिया कि ये ओवेरियन लिगामेंट है जिसके द्वारा ये अंडाशय गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर आपको जो नलिका दिख रही है अंडाशय से जुड़ी हुई और गर्भाशय से, ये जो नलिका बीच में दिख रही है इसी नलिका को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यानी कि इसे हिंदी में अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ओवरी के अंदर जो ओवम बनेगा या अंडाणु बनेगा वो कहां पर आएगा, इसी फैलोपियन ट्यूब में आता है। अब इस फैलोपियन ट्यूब के कुल 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है अंडकीप या इसी को पच्छमाल या कीपक बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इन्फंडिबुलम बोला जाता है। तो ये इन्फंडिबुलम क्या होता है, तो याद रखिएगा अंडाशय से जुड़ी हुई जो आपको ये संरचना दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इन्फंडिबुलम है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी संरचना इन्फंडिबुलम है। अब इस इन्फंडिबुलम में ये आगे वाला जो पोर्शन ये इतना दिख रहा है ये क्या कहलाता है, ये फिम्बरी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर झालरनुमा संरचना आपको दिख रही है। अब इस फिम्बरी के अंदर छोटी छोटी छिद्र होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं, और इसी ऑस्टियम के द्वारा अंडाशय में बना हुआ अंड इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है। क्लियर थी बात? तो ये पहला भाग तक इसका फैलोपियन ट्यूब का। अब दूसरा भाग आता है, तो दूसरा भाग कहलाता है तुम्बिका या एम्पुला। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यह निषेचन की क्रिया यहीं पर होती है, यानी कि जब मेल गैमेट कहां पर पहुंच जाता है, इस फीमेल के बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंच जाता है, तो वह कहां पर पहुंचता है, इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन पे आकर पहुंचता है, तब जाकर के यहाँ पर निषेचन होता है। तो एम्पुला यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है क्या है, एम्पुला कहलाता है या तुम्बिका हिंदी में से कहते हैं। और ये क्या होता है, ये निषेचन स्थल होता है, यानी कि कहीं ना कहीं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो निषेचन होता है वो यहाँ पर होगा। और सबसे आखिरी वाला भाग जो होता है फैलोपियन ट्यूब का उसे बोलते हैं संकीर्ण पथ या इसे इस्थमस बोलते हैं। यह कौन सा भाग है, तो यह भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो बचा हुआ पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये इतना भाग क्या कहलाता है, इस्थमस। ठीक है। अब ये जो इस्थमस है इसे हिंदी में संकीर्ण पथ बोलते हैं, जो कि गर्भाशय से जुड़ा होता है, यानी कि ये गर्भाशय से इस्थमस, और इस्थमस जो होता है ये गर्भाशय को एम्पुला से जोड़े रखने का काम करता है। तो इस तरीके से ये पूरी पूरी संरचना होती है। अब ये जो आपका बचा हुआ है गर्भाशय या यूट्रस, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि इसकी कितनी परतें होती हैं और इसका क्या कार्य होता है। तो आपको आज आशा करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको आज सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।